सही बात कह रहे हो। अगर मुझे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना पड़ जाए कभी, तो मान लो ये ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर था, लेकिन मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालने के लिए क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर के अंदर ही माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं। तो सोचो, मैं माइनस बी वेक्टर बनाऊंगा पहले। अब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि चाहे बी वेक्टर हो या माइनस बी वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना, मैग्नीट्यूड को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन पूरी रिवर्स हो जाती है। पहले जो ये वाला एंगल थीटा था, अब ये वाला एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो ये रिजल्टेंट मुझे मिलेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि कर हम ऐड ही रहे हैं, लेकिन हो सब्ट्रैक्ट रहा है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। भाई आपके लिए तो ये कोई एक नया सी वेक्टर बन गया ना, तो उस सी वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल है 180 माइनस थीटा, आपने डाल दिया फॉर्मूला में। जब आपको थीटा वाला फॉर्मूला पता है तो किसी दो वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। और कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा। इसको यहां डालो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब अगर कभी दो वेक्टर का एडिशन निकालना हो, एंगल आपको ए और बी के बीच का लेना है थीटा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर कभी सब्ट्रैक्शन निकालना आ जाए तो एंगल अभी भी ए और बी का ही लो, लेकिन बस थीटा कॉस थीटा की जगह पे माइनस लगा दे। एंगल अभी भी वही वाला लेना है, एंगल नहीं चेंज करना, एंगल वही लेना है, लेकिन कॉस थीटा की जगह पे माइनस कॉस थीटा कर देना है। सारी जगह पर आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये आ गया आपका दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। अब उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो जरा। Now I am giving you that question. Take a look. If the magnitude of sum of the two vectors is equal to the magnitude of difference of two vectors, what is the angle between these vectors? बताओ, दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया तो उन दोनों में एंगल कितना होगा? योगेश दत्त, आपका आंसर गलत है, बाकियों ने जो मार्क किया है सही है। इश्किया आंसर गलत है, लीजा सिंह आंसर गलत है। चेक करो दोबारा, सोचो पहले आराम से। दो वेक्टर का समेशन का मैग्नीट्यूड भी सही है और उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, तो क्या होगा उनके बीच में एंगल? सोचो, मैथमेटिकली चलो ना, दोनों चीजें आपको पता है, आमने सामने रख दो, सॉल्व करो। दोनों चीजों को आमने सामने रखो और सॉल्व करो। चलिए, टाइम्स अप। आंसर है 90 डिग्री। कैसे आया समझते हैं, प्लीज बी विद मी। देखो, आपको पता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखा है, तो इनको स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा के इक्वल होगा। तो कॉस थीटा ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, उसके बाद 2ab भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0 आ गया। 2 cos थीटा इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल्स टू 0, और cos थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री हो। अच्छा, एक और चीज, जो एंगल बिटवीन वेक्टर होता है ना, वो हमेशा एंगल बिटवीन वेक्टर लाइज बिटवीन 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करता है। 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता कभी।
अगर दो वेक्टर्स के बीच में कुछ ऐसा एंगल बन रहा हो तो आप छोटे वाला एंगल लेते हो ना, बड़े वाला एंगल नहीं लेते। हमेशा आप θ1 θ2 में स्मॉलर एंगल को चूज करते हो ना। तो ध्यान रखना ये चीज, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री से बड़ा एंगल नहीं हो सकता। वी ऑलवेज चूज द स्मॉलर एंगल। ठीक है, तो आंसर आ गया 90 डिग्री। वेरी गुड। सो डायग्रामेटिकली सोचो जरा, अगर ये ए वेक्टर होता, ये बी वेक्टर होता, तो इनका समेशन आता इधर, ये होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अगर इसका ए माइनस बी करते तो ये माइनस बी वेक्टर होता, तो नीचे की तरफ आता ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर जब 90 डिग्री पर होंगे तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज अगर आप दोनों को एक ही डायग्राम में देखो, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो देखो रिजल्टेंट एडिशन वाला लंबा होता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो इनके सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर होता वो छोटा होता। ठीक है ना, यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम ऑल्सो। अगर ये एंगल 180 डिग्री 90 के अलावा कुछ भी होगा तो ए और ये बी वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट आ गया आपका ए प्लस बी। ठीक है, और नीचे अगर होता तो ये माइनस बी होता, तो ये भी आता आपका ए माइनस बी। तो उस केस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता था जब दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, अदरवाइज ये कभी नहीं हो सकता। एक ही एंगल है जब ये ऐसा होगा। अब जब हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं। एक आता है वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है और वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। जब हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई ए वेक्टर है, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स ए वेक्टर कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा इस वेक्टर में और इस वेक्टर में? जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो, समझो समझो, डॉट प्रोडक्ट नहीं, स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, वेक्टर में वेक्टर नहीं मल्टीप्लाई कर रहे। तो 2a वेक्टर का मतलब मैं ये कह रहा हूं, कोई भी दुनिया का नंबर अगर लैम्डा आपने किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई किया, तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है, देखो अगर लैम्डा पॉजिटिव है सलोनी, यहां पर हमने कहा कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो उनके एडिशन का एम्पलीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का एम्पलीट्यूड बराबर आएगा। अगर ये एंगल 90 से कम या ज्यादा कुछ भी है, तो या तो एडिशन वाला बड़ा होगा या सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा होगा, कोई एक बड़ा होगा। ठीक है, सो रिमेंबर वन थिंग, अगर एक्यूट एंगल हुआ, अगर थीटा एक्यूट एंगल हुआ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बड़ा हो जाएगा मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। लेकिन 90 डिग्री पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। क्लियर है? यस, चलिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की क्या बात कर रहे थे हम कि, हाँ जी सलोनी बताइए। सर मैग्नीट्यूड बड़ा होगा पर वो 180 से छोटे ही होंगे ना एंगल? हाँ, मैग्नीट्यूड बड़ा होने की तो बात कर रहे हैं हम, तो एंगल इस थीटा की बात कर रहे हैं। अगर ये एंगल बिटवीन वेक्टर एक्यूट हुआ तो एडिशन बड़ा होगा, सब्ट्रैक्शन छोटा होगा। अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो सब्ट्रैक्शन का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा और एडिशन वाला कम हो जाएगा। 90 डिग्री पे दोनों बराबर है। ठीक है, ओके चलिए। सो वेक्टर को जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो क्या होगा, देखो मैं क्या क्या चीजें मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ध्यान से रुको। मेरे पास ए वेक्टर है, मैं इसको 2a वेक्टर बना सकता हूँ, -2a वेक्टर बना सकता हूँ, हाँ या ना? तो देखो, और हाफ टाइम्स a वेक्टर बना सकता हूँ। मैंने क्या किया, जब मैंने पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा 2a वेक्टर का वो 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा, डबल हो गया।
जब आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा -2a वेक्टर का वो 2 टाइम्स a ही रहेगा। जब आप कोई फ्रैक्शन नंबर मल्टीप्लाई करते हो, अगर वो फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है 1/2 a वेक्टर का वो हाफ हो जाएगा। क्लियर और नॉट? मतलब जब भी किसी वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो इस लैम्डा को अगर पॉजिटिव रखोगे तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर लैम्डा को नेगेटिव रखोगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब लैम्डा को 1 से बड़ा रखोगे तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज। सो बेसिकली आप ऐसे याद रख सकते हो कि लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर होगा, बस ए होगा, ये याद रखो। चाहे आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो उसका मॉड्यूलस टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, लेकिन लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम, लैम्डा अगर नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स। क्लियर? चलिए इसको थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं मैं, ये वाला समझ लो, इसके आगे मैं बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है? एक्चुअली मेरे पास जो स्पेस है मैं यहाँ पर काफी बड़ा लिख रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप मोबाइल से क्लास ले रही हो क्या पुष्पांजलि? यू आर टेकिंग क्लास फ्रॉम मोबाइल फोन? उसको मोबाइल से क्लास कर रखा है आपने? पोर्ट्रेट लैंडस्केप जो कर सकते हो कर लिया? हाँ सर। चलिए, आपके पास टैब या लैपटॉप वाला डिवाइस नहीं है? टैब है लेकिन उस पर चल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, क्लास नहीं हो पा रहा है, फिर बहुत छोटा छोटा दिख ही नहीं रहा है। बेटा मोबाइल में तो ऑब्वियसली आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, मोबाइल में छोटा ही दिखेगा। चलिए मैं कोशिश करूंगा आगे इससे बड़ा लिखने की। अभी ये समझ में आ गया जैसे जैसे मैंने लिखा होगा? आई थिंक सुन लिया होगा आपने। चलिए हाँ सो बेसिकली अगर आप किसी भी वेक्टर में कोई लैम्डा नंबर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ई वेक्टर, लैम्डा अगर 1 से बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, देखो डायग्राम में ही दिख रहा है मैग्नीट्यूड बढ़ गया। लेकिन अगर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर है तो ये नेगेटिव आने की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, देखो एरो रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, देखो क्या है। नीट 2010 में आया था एक क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप 4j कैप एंड एक्सेलरेशन दे रखी है 0.5i कैप प्लस 0.3j कैप, ये मीटर पर सेकंड है। चलो यूनिट नहीं दे रखी तो यूनिट ही रहने दो, ये ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है। तो आपको स्पीड निकालनी है पार्टिकल की आफ्टर 10 सेकेंड, स्पीड 10 सेकेंड के बाद आपको स्पीड निकालनी है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम बात करें, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सर जब लैम्डा नेगेटिव होगा तो सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज होगी ना, मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगा? मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा ही, मैंने दोनों केस तो बताए थे। देखो अगर लैम्डा 1 से बड़ा है मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ना ही बढ़ना है, उसके साइन की अलग कहानी है, उसके 1 से बड़े छोटे होने की अलग कहानी। आप मुझे खुद बताओ ना, मैंने एक वेक्टर में हिमांशी एक ए वेक्टर था, मैंने ए वेक्टर को -2a वेक्टर कर दिया तो नेगेटिव ने डायरेक्शन चेंज करने का काम किया, इस 2 का भी तो कुछ काम होगा, इस 2 का काम होगा नेगेटिव में वेक्टर की लेंथ को भी तो डबल करेगा। ठीक है, यस और नो? तो ये भी ध्यान रखना है आपने। चलिए अब ये देखो क्वेश्चन क्या था, मेरे को कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ये इक्वेशन लगानी है, तो आपको याद हो तो v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इनटू t, याद है लास्ट क्लास में इक्वेशन लिखी थी। तो v वेक्टर का आंसर क्या होगा? वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं पहले, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगी? u वेक्टर 3i कैप 4j कैप प्लस एक्सेलरेशन कितनी है? 0.5i कैप 0.3j कैप और इसमें 10 मल्टीप्लाई करना है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 3 + 4 7i कैप प्लस 4 + 3 7j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया मेरा।
अब आप मुझे बताओ स्पीड क्या होती है, कोई बताएगा स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों इंस्टेंटेनियस है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर द रूट 7√2 यूनिट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। भाई 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करोगे कि नहीं? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करोगे? यस और नो? आपको जनरल रूल याद है ना कि कोई भी वेक्टर अगर आपको दे रखा है ए आई कैप जे कैप में, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी वेक्टर दे रखा है आपको, ठीक है, मान लो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसका मैग्नीट्यूड आएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? अच्छा एक और चीज, किसी को याद है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए अगर ए कैप निकालना है तो वेक्टर को खुद के एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। यूनिट वेक्टर इज ओनली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड 1, ओनली डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। एक ऐसा वेक्टर जिसमें बस डायरेक्शन होती थी, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अगर किसी भी दुनिया के वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उससे उसकी डायरेक्शन छीननी है, तो क्या करो, उसके वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ए एक्स डिवाइडेड बाय, मान लो ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए एक्स बाई ए आई कैप प्लस ए वाई बाई ए जे कैप प्लस ए जेड बाई के कैप, ये जो वेक्टर निकल कर आएगा ये होगा ए कैप। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ये होगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। क्लियर है? चलो फिर, अब जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दो कहानियां आती है। एक आ जाती है सर स्केलर प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट, दिखने में ऐसा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और एक आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट, दिखने में होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। अब इनका नाम स्केलर और वेक्टर क्यों पड़ा आपको पता है? यस आमिर, दोबारा बोलो, क्या बोला? दोबारा बता दीजिए। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। चलो सब लोग करेंगे मिलके, फटाफट से क्वेश्चन करके बताओ यूनिट वेक्टर का। मेरे पास एक वेक्टर है 3 आई कैप 2 जे कैप 6 के कैप, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर बताओ निकाल के, क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आपको ए वेक्टर का कैप निकालना है तो ए वेक्टर को खुद के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अंडर द रूट, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 49, 7 आ गया, 7 आ गया। अब सोचो 3/7 आई कैप प्लस, एक तरीके से आपने क्या किया, इस ए वेक्टर में 1/7 मल्टीप्लाई तो किया है, 1/7 ऑफ ए वेक्टर ही तो कर रहे हो, तो 1/7 तो एक तरीके से लैम्डा का काम करेगा इसके लिए, यस और नो? 1/7 जो है लैम्डा का काम करेगा इसके लिए, ये लैम्डा का काम करेगा, और ये पॉजिटिव नंबर है तो ये तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, डायरेक्शन वही रहेगी। आंसर क्या आएगा सोचो? आंसर आएगा सर 3/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, ये आया आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर आप चेक करना चाहो तो इस ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 आएगा,
और डायरेक्शन आप खुद देखकर बता रहे हो कि ए कैप जो है वो 1/7 टाइम्स ए वेक्टर है, तो ऑब्वियस है ए कैप और ए वेक्टर पैरेलल होंगे एक दूसरे के। यस और नो? चलिए, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बार डॉट आता है, एक बार क्रॉस आता है। आपको आंसर पता है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ दोबारा से नहीं पढ़ रहे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और आंसर जो होता है वो स्केलर होता है। तो डायरेक्शन को पूछना ही नहीं है, डायरेक्शन को तो हमें पूछना ही नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा आता है, लेकिन उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमें दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से दिखाना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं, वर्क डन, सभी को पता होगा वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय अ फोर्स क्या होता है? वर्क डन बाय अ फोर्स होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद है? तो ये जो अलजेब्रा है ना, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, ये फिजिक्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब पे जनरेट किया गया है। ये सब कुछ हमने ही बनाया है, ऐसा नहीं कि भगवान से एक कॉपी मिल गई थी और उसमें लिखा हुआ था सब कुछ। ये सब हमने डिजाइन किया है ताकि हम फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाए, मैथमेटिकली उसको लिख पाए, ये हमने ही बनाए हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी का आंसर आता है ए बी कॉस थीटा, और आंसर स्केलर होता है, और इसका आंसर वेक्टर आएगा ए बी साइन थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड है। एक एन कैप वेक्टर आएगा जो अभी मैं निकालना बताऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर ये स्केलर प्रोडक्ट होता क्या है? दो वेक्टर्स एक थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि अगर मैं ए पर बैठ जाऊं तो पूछूं भाई बी का मेरे ऊपर कितना इफेक्ट है, बताओ। बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में कितना होगा, सोचो, बी कॉस थीटा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी कॉस थीटा। अगर मैं खुद जाकर बी पर बैठ जाता और पूछता हाँ भाई ए का कितना कंपोनेंट आ रहा है मेरे पास,